डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सपा और अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा सपा और तृणमूल कांग्रेस की राजनीति एक जैसी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, 2027 में भाजपा फिर प्रचंड बहुमत के साथ बनाएगी सरकार। लखनऊ में अधिवक्ता ने गोली मारकर खुदकुशी की, फॉरेंसिक टीम ने पिस्टल और अन्य साक्ष्य कब्जे में लिए। खुदकुशी के कारणों का पता लगा नहीं चल सका। हमीरपुर में यमुना नाव हादसा में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 6। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने सभी 6 शव नदी से निकाले। एडीजी प्रयागराज जोन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का जायजा लिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकियों और उनके आकाओं को करारा जवाब देकर पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। डिप्टी सीएम ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वहां नई सरकार बनाने का माहौल तैयार हो रहा है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा और तृणमूल कांग्रेस की राजनीति एक जैसी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार और अराजकता के दौर को नहीं भूली है। साथ ही दावा किया कि 2027 में भाजपा फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जो पहलगाम घाटी में आतंकी हमले में कल कलवित हुए थे, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेनाओं ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत का एहसास पाकिस्तान में छुपे आतंकियों को कराने का काम किया। आतंकियों के समूल नष्ट करने का काम भारतीय सेना ने जिस ढंग से किया है, वो गौरवशाली क्षण थे जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों के आकाओं को पूरी तरह से नष्ट करने का काम भारतीय सेनाओं ने किया था। हम अपने हुतात्माओं को नमन। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद कानपुर पहुंचे सांसद रमेश अवस्थी को रेलवे स्टेशन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और भाजपा के नारों के बीच कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। स्टेशन परिसर भारत माता की जय और भाजपा जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने बंगाल चुनाव परिणाम को जनता की जीत बताते हुए कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और विकास कार्यों पर भरोसा जता रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने बदलाव और सुशासन के पक्ष में मतदान किया। सांसद ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा लगातार देश भर में जन विश्वास मजबूत कर रही है। देखिए, मैं बंगाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बम और बारूद का जवाब बैलेट से दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, उस पर बंगाल की जनता ने मोहर लगा दी। अब बंगाल में बदला नहीं, बदलाव की राजनीति होगी। देखिए, बंगाल में पहले भी 2021 की अगर बात की जाए तो तब भी जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन कोरोना काल में जो 3 चरण के चुनाव लास्ट में हुए, वहां पर जिस तरह बंगाल की टीएमसी के गुंडों ने और पुलिस की मिली भगत से बूथ कैप्चरिंग हुई, लोगों को उत्पीड़न करके जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करना चाहते थे उनको वोट नहीं डालने दिया।
बरेली में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही सूबे की सियासत गरमाने लगी है और सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी बरेली स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सत्ता पक्ष पर जमकर प्रहार किए और आगामी चुनाव के लिए पार्टी का एजेंडा स्पष्ट किया। सिद्दीकी ने वर्तमान सरकार की नीतियों को जनविरोधी करार देते हुए कहा कि आज प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है और अब यह बदलाव का मन बना चुकी है, जिसका सटीक जवाब आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पीटीए की अवधारणा को मजबूती से रखते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य जनता को जमीनी हकीकत से रूबरू कराना है, क्योंकि केवल हिंदू मुस्लिम या हिंदू मंदिर मस्जिद की राजनीति से देश और प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जातिवार जनगणना के बिना सामाजिक न्याय की कल्पना अधूरी है और सरकार इस मुद्दे पर केवल जबानी जमा खर्च कर रही है, जबकि धरातल पर कोई ठोस आदेश मौजूद नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर तीखा रुख अपनाते हुए नसीमुद्दीन ने कहा कि युवाओं के पास नौकरियां नहीं है और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। यहां तक कि रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम जनता की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री ने कई हालिया घटनाओं का जिक्र किया और आरोप लगाया कि वर्तमान शासन में बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और पुलिस प्रशासन दोषियों को बचाने में लगा रहता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनावी वादों को दोहराते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं के प्रति माह सम्मान राशि और 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे वादे केवल चुनाव के लिए नहीं बल्कि स्थायी राहत के तौर पर लागू किए जाएंगे। दल बदल की राजनीति पर तंज कसते हुए सिद्दीकी ने स्पष्ट किया कि जो लोग स्वार्थवश पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनके जाने से कार्यकर्ताओं का मनोबल कम नहीं बल्कि और ऊंचा होगा, क्योंकि इससे कूड़ा करकट साफ हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ 2027 की चुनौतियों का सामना करेगी और एक जनहितैषी सरकार की स्थापना करेगी। समाजवादी पार्टी के लोग पहले से कह रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। SIR शुरू हुआ तभी समझ में आ गया था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। SIR अगर कराना था तो पहले कराना था ना। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए 1 साल था। उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल था। SIR पूरा हो गया। राजनीति में अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया। राजधानी लखनऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पीटीए का असली मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं बल्कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसमें सिर्फ डिम्पल यादव और शिवपाल यादव फिट बैठते हैं। ओम प्रकाश ने अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा, ममता दीदी के भाई अखिलेश यादव गजब हैं, अगर वो बंगाल जा रहे हैं तो वहां की झालमुरी जरूर खाकर आए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी का हाल देखकर अब सपा के कार्यकर्ता भी एनडीए की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। राजभर ने अखिलेश यादव पर अवसरवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि जब सपा सत्ता में होती है तो उन्हें केवल अल्लाह याद आते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से जाती है उन्हें अचानक पिछड़े और दलित नजर आने लगते हैं। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा कि माफिया खत्म मतलब सपा खत्म। जो वसूलीबाज नहीं है वो सपाई हमारे साथ आ जाए, क्योंकि अगले कई सालों तक उन्हें वसूली का मौका नहीं मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जोड़ी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। राजभर ने दावा किया कि 2027 में एनडीए को 2017 से भी बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जहां जीतते हैं वहां सब ठीक रहता है, लेकिन हारते ही ईवीएम और सिस्टम में गड़बड़ी बताने लगते हैं। देखिए, शिवपाल यादव जी और मुलायम सिंह जी की देन थी कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। वो अपने कर्तव्य से मुख्यमंत्री नहीं बने थे। वो दो नेता जो पार्टी को खड़ा किए थे, पार्टी को इस ऊंचाई तक ले आए थे, उन्हीं दोनों नेताओं के संघर्षों की देन थी कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने।
दगे हुए कारतूस को इकट्ठा करके वो गोली चल सकती है। जितने दगे हुए कारतूस हो गए ना, बिहार दगा हुआ कारतूस, बंगाल दगा हुआ कारतूस, मध्य प्रदेश दगा हुआ कारतूस, महाराष्ट्र दगा हुआ कारतूस, दिल्ली दगा हुआ कारतूस, राजस्थान दगा हुआ कारतूस, हरियाणा दगा हुआ कारतूस, यही दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं ना, और वो दगे हुए कारतूस हैं। बस्ती में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई हरैया का त्रैवार्षिक अधिवेशन शुरू गुरुवार को बीआरसी परिसर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, जिसमें राम सागर वर्मा अध्यक्ष और राम पियारे मंत्री निर्वाचित हुए। चुनाव पर्यवेक्षक राकेश पांडे, चुनाव अधिकारी सुरेश गौड़, देवेंद्र सिंह, दुर्गेश यादव और आनंद कुमार की देखरेख में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की गई। अध्यक्ष पद के लिए राम सागर वर्मा ने 214 मत प्राप्त कर जीत हासिल की, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजकुमार तिवारी को 186 मत मिले। मंत्री पद पर राम पियारे 225 मतों के साथ विजय रहे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी ठाकुर प्रसाद को 173 मत प्राप्त हुए। चुनाव पर्यवेक्षक ने बताया कि कुल 415 मतों के सापेक्ष 400 मत डाले गए, जिनमें से मंत्री पद के लिए 2 मत अवैध पाए गए। अध्यक्ष और मंत्री के अलावा पूरी कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इसमें ओम प्रकाश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भागवत सिंह, चन्नव्य कुमार राय, राजीव कुमार शुक्ला, ब्रजेंद्र पांडे और राकेश सिंह उपाध्यक्ष चुने गए। नित्यानंद यादव संयुक्त मंत्री, रक्षाराम राम सहाय, प्रदीप गुप्ता, प्रेम कुमार और मीरा चौधरी संगठन मंत्री बने। देखिए, आज त्रैवार्षिक अधिवेशन में दूसरी बार हम मंत्री पद के लिए नामित हुए हैं और हरियाणा के सभी सम्मानित शिक्षक बहनें, शिक्षिका बहनों ने जो प्यार, सौहार्द और सम्मान हमको दिया है, मैं उनको बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सबने मेरे ऊपर विश्वास करते हुए आज इस पद पर मुझे दोबारा काबिज किया। इस बार हमको अध्यक्ष चुना गया था। मैंने अपने शिक्षकों से वादा किया था कि आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया था तो उस पर मैं खरा उतरा। वृंदावन के पानी गांव नए पुल पर वृंदावन की ओर से बाइक से लौट रहे व्यास घेरा निवासी भाजपा के पूर्व पदाधिकारी पम्मी गोस्वामी में अज्ञात लोगों ने फायर झोंक दिया। घटना में बीजेपी नेता के सीने में गोली जा लगी। मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। कोतवाली क्षेत्र के बनखंडी के व्यास घेरा निवासी भाजपा नेता पम्मी गोस्वामी पानी गांव की ओर से गुरुवार की रात करीब 11:15 बजे बाइक पर वृंदावन की ओर जा रहे थे कि अचानक करीब आधा दर्जन युवकों ने पम्मी को घेर लिया और फायरिंग कर दी, जिससे गोली पम्मी के सीने में बाईं ओर जा लगी। राहगीरों ने तत्काल पम्मी को जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां घायल अवस्था में पम्मी ने बताया कि वह पानी गांव से नए पुल पर होकर बाइक से जा रहे थे। अचानक आधा दर्जन युवक ने उन्हें घेर कर गोली मार दी। पम्मी ने बताया कि उनका एक जमीनी विवाद चल रहा है। संभव है कि इसी मामले में शामिल लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जिला चिकित्सालय में हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने पम्मी गोस्वामी को सिटी हॉस्पिटल के लिए रेफर किया, जहां घायल पम्मी की हालत गंभीर बनी हुई है। कोतवाली प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि घायल पम्मी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हमलावरों की तलाश की जा रही है। घायल को सिटी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ये जो जमुना जी का जो पुल है, इस पर एक पम्मी गोस्वामी नाम के व्यक्ति हैं जो वृंदावन के रहने वाले हैं। ये आ रहे थे पीछे पानी गांव की तरफ से और इनके कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि इन्होंने कि मेरे गोली मार दी है और घायल अवस्था में सोसैया हॉस्पिटल इनको ले जाएगा, जहाँ से इनको सिम्स हॉस्पिटल में भेजा गया है इलाज हेतु। बताया प्रथम दृष्टा ये जा रहा है। मेरी इनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का चल रहा है, उसी बात को लेकर के कुछ लोगों ने मेरे ये कांड किया है और इसकी अभी जांच की जा रही है। जो भी सही भी होगा अभी तो लोगों को पकड़ के जेल भेजा जाएगा। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव पलटने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने सभी 6 शव बरामद कर लिए हैं। एडीजी प्रयागराज जोन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का जायजा लिया। कुरारा के कुतुबपुर मजरा भौली में बीती रात 9 बजे 9 लोगों से भरी नाव यमुना में पलट गई थी। सूचना मिलते ही एएसपी हमीरपुर, सीओ सदर और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ, फ्लड, पीएससी और गोताखोरों ने 3 लोगों को सुरक्षित निकालकर सीएचसी कुरारा भेजा। एडीजी प्रयागराज, डीआईजी बांदा, डीएम और एसपी हमीरपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। कल शाम 8:30 बजे के आसपास थाना कुरारा के ग्राम कुतुबपुर पटिया में यमुना नदी में एक नाव के डूबने की सूचना प्राप्त हुई।
उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं स्थानीय लोगों की मदद से 3 लोगों को सकुशल बरामद किया गया। लोगों द्वारा बताया गया 6 लोगों के लापता होने की सूचना दी गई। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फ्लड पीएसी को सूचित करते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया। 20 घंटे की अथक मेहनत से स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, फ्लड पीएसी के द्वारा लापता 6 लोगों के शव बरामद किए गए। सभी शवों का पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। जहां लखनऊ के अलीगंज इलाके में अधिवक्ता गोली मारकर जान दे दी है। अधिवक्ता ने मृतक की पहचान शैलेंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। मृतक शैलेंद्र की करीब 2 साल पहले शादी हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं है। खबरों के अनुसार गुरुवार रात गोली चलने की आवाज आने पर घर वाले कमरे में पहुंचे तो शैलेंद्र मृत अवस्था में मिले। पिस्टल उनके पास पड़ी थी। फॉरेंसिक टीम ने पिस्टल और अन्य साक्ष्य कब्जे में ले लिए हैं। यूपी के हमीरपुर जिले से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां बारात लेकर जा रहे दूल्हे को दबंगों ने रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटा। लाठी डंडों से पिटाई में दूल्हा लहूलुहान हो गया। दबंगों ने दूल्हे की गाड़ी भी तोड़ डाली। घायल दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी वारदात राटकोटवाली क्षेत्र की है। 7 मई को मूरत राजपूत निवासी झिन्नावीरा मजगवा ने थाना राठ में तहरीर दी। बताया कि अंबर और उसके साथ 12 से 15 अज्ञात लोगों ने मिलकर छोटे भाई दूल्हे मुन्ना लाल और बड़े भाई जगदेव से मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने एक नामजद और 12 से 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। घायल दूल्हा मुन्ना लाल और जगदेव को सीएससी राठ भेजा गया है। पुलिस के अनुसार वादी आरोपी रिश्तेदार हैं। पुरानी रंजिश में घटना हुई। सीओ राठ ने बताया कि अज्ञात आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बारात जा रहे दूल्हे पर हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में करीब 1 दर्जन दबंग लाठी डंडों से दूल्हे की गाड़ी तोड़ते दिख रहे हैं। दूल्हे और उसके भाई को सड़क पर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। मारपीट में दूल्हा गंभीर रूप से घायल है। आज दिनांक 7 मई 2026 को वादी मूरत राजपूत पुत्र गुलाब सिंह निवासी झिन्नावीरा थाना मजगवा जनपद हमीरपुर द्वारा थाना राठ पर उपस्थित होकर लिखित तहरीर दी गई। तहरीर में बताया गया कि अभियुक्त अंबर पुत्र रविंद्र राजपूत निवासी ग्राम कैथा थाना राठ जनपद हमीरपुर तथा उसके साथ अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर वादी के छोटे भाई मुन्ना लाल, जिसकी आज बारात थी, एवं बड़े भाई जगदेव के साथ मारपीट, गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी दी गई। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राठ में एक नामजद व अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कन्नौज के सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता ने आज सारी हदें पार कर दी। जिस तिरवा मेडिकल कॉलेज को लाखों लोगों के जीवन का आधार होना चाहिए, वहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर मानवता शर्मसार हो जाएगी। एक बीमार बुजुर्ग को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया और वह जमीन पर बैठकर ग्लूकोज की बोतल चढ़वाने को मजबूर है। सिस्टम की इसी बेरुखी ने अब झोलाछाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। ये तस्वीरें कन्नौज की हैं। इत्र की खुशबू के लिए मशहूर इस शहर के सरकारी सिस्टम में आज बदहाली की दुर्गंध आ रही है। देखिए इस बुजुर्ग को, जिसकी उम्र आराम करने की है, लेकिन बीमारी की हालत में से अस्पताल की छत और बेड तक नसीब नहीं हुआ। आरोप है कि तिरवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने इस बुजुर्ग को ड्रिप लगी हालत में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। मजबूरी ऐसी रही कि इलाज के अभाव में परिजनों को मौत के सौदागरों यानी कि झोला छाप डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ी। तिरवा क्षेत्र के हंसापुर का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां खुलेआम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। जब सरकारी अस्पताल के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो गरीब आदमी इन्हीं झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने को मजबूर होता है, जो इलाज के नाम पर जानलेवा जोखिम उठाते हैं। वहीं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अजहर ने बताया, मामला हमारे संज्ञान में आया है। मेडिकल कॉलेज से मरीज को बाहर निकाले जाने और छुपा झोला छाप द्वारा इलाज किए जाने की गंभीरता से जांच की जा रही है।
कानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े और हवाला नेटवर्क के कथित मास्टरमाइंड महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और फरारी के दौरान कोलकाता में एक टीएमसी नेता की पनाह में छिपा था। चुनाव परिणाम आने के बाद जैसे ही वह कानपुर लौटा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूरे मामले का खुलासा श्याम नगर चौकी क्षेत्र में हुई 24 लाख रुपए की लूटकांड की जांच के दौरान हुआ। फरवरी में एक लूट की घटना हुई थी। इस लूट की घटना में जो वादी थे उनके द्वारा एफआईआर नहीं लिखाई गई थी और हमारी टीम द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया। इन्वेस्टिगेशन में जो 5 लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने लूट की घटना करी थी और उसमें 11 लाख की बरामदी हुई थी। और जो वादी द्वारा इसको छुपाया इसलिए जा रहा था क्योंकि ये भारी मात्रा में इलीगल ट्रांजैक्शन करते थे, कैश विड्रॉल करते थे। जो महफूज और पप्पू छुरी है, इसका मेन सरगना था। ये कई भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाना, लोन दिलाने के नाम पर, बीमा बनाने के नाम पर ये इनके अकाउंट खुलवाते थे, फर्जी जीएसटी फर्म रजिस्टर कराते थे। हमारे जो 6 अकाउंट मेरे हैं और जो और अकाउंट है वो हमने खुलवाए थे, उनको पैसा उनके अकाउंट पर देते थे सर। और इसके पीछे पहले हम 3 साल तक सलाटर का काम किए। उसके बाद मेरा साला का लड़का मासूम वो लेके आया कि वासित है, साहिल है और ये वासित है। साहिल और वासित उर्फ राजा जो पैसा लेके जा रहा था, जिसके साथ लूट हुआ था। कानपुर में 16 फरवरी 2026 को चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्याम नगर चौकी के क्षेत्र में एक लूट की घटना होती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आता है और उस पर पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो वो लूट 8 लाख रुपए की बताई जाती है। लेकिन 8 लाख रुपए से शुरू हुई ये लूट पहुंचती है 3200 करोड़ के ट्रांजैक्शन के आसपास, जिसका जो मास्टरमाइंड था वो था महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी। पप्पू छुरी लोगों को सरकारी स्कीमों के नाम पर उनके बैंकों में खाते खुलवाता था, जिसमें व्यापारियों की मोटी रकम का ट्रांजैक्शन किया जाता था। अब पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये मोटा जो ट्रांजैक्शन होता था, इस रकम को कहां इस्तेमाल किया जाता था। क्या इस रकम को हवाले के में इस्तेमाल किया जाता था या फिर टेरर फंडिंग में ये रकम जो है इस्तेमाल की जाती थी। ये कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पप्पू छुरी ने ये बात कबूल की है कि उसे 1 लाख रुपए में 300 रुपए मिलते थे कमीशन। अब 300 रुपए की कमीशन के लिए कोई इतना बड़ा फ्रॉड क्यों करेगा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अब आपको बताते चले कि ये जो घटना हुई है, इसमें 12 बैंकों में 68 खातों के द्वारा ये पूरा काम किया गया है, जिसमें कानपुर के जो कमिश्नर रघुवीर लाल, उनका कहना है कि जिन लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जाएगी उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल अभी ये देखना बाकी है कि कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस इसमें जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। एटीएन न्यूज़ के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।